जो अभी करेंटली जो इंडिया में लॉ है वो कपल्स को अलाउ करता है, अगर मिनिमम एज फीमेल्स के लिए है 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम है 50 ईयर्स, एंड मेल पार्टनर के लिए है मिनिमम एज 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज है 55 ईयर्स. दिस इज़ नॉट फॉर नेचुरल कंसेप्शन ओनली. अगर उनको कोई भी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जैसे कि IUI, IVF, कोई डोनर प्रोग्राम, उन सर्विसेज के लिए जाना है, उनके लिए एज लिमिट सेट है. अगर पार्टनर में से किसी एक का भी एज लिमिट क्रॉस हो जाता है, ये अंडर एज है या ओवर एज है, देन दे कैन नॉट अवेल दी सर्विसेज इन रजिस्टर्ड IVF सेंटर्स. मैम, अब थोड़ा सा ब्रेक करके जो हमारे लेमैन हैं देख रहे, हमारे पास बहुत से ऐसे होंगे जो टू बी पेरेंट्स, एक्चुअली वाना बी पेरेंट्स कह सकते हो आप, कि उनको ये टर्मिनोलॉजी नहीं समझ आती IVF और आगे की जो आपकी टर्म्स हैं, उनको थोड़ा सा ब्रेक करके बताइए उसमें डिफरेंसेस क्या हैं. जैसे सबसे सिंपल होता है हमारा कि अगर सपोज़ किसी को एग बनने की परेशानी है कि एग नहीं बनता, उनके पीरियड्स डिले होके आते हैं. मोस्ट कॉमनली PCOS जो है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ऐसे पेशेंट्स को परेशानी होती है. तो सबसे सिंपलेस्ट ट्रीटमेंट होता है कि हम उनको ओरल मेडिसिन देते हैं एग बनाने के लिए, और हम अल्ट्रासाउंड से मॉनिटर करते हैं, जिसको सीरियल अल्ट्रासाउंड, मतलब बार बार अल्ट्रासाउंड के लिए फॉलो करके देखते हैं, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, कि अगर एग बन रहा है कि नहीं. अगर एग तैयार हो जाता है तो हम उसको रप्चर करने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं और कपल को बोलते हैं कि नेचुरली उस टाइम पे ट्राई करिए. दिस इज़ द फर्स्ट लाइन सिंपलेस्ट ट्रीटमेंट. ठीक है. इसके साथ में अगर हमें सपोज़ हमारा मेल पार्टनर का काउंट थोड़ा कम है, या उनको कुछ रिलेशन रखने में परेशानी आती है, या अनएक्सप्लेन्ड है कि हमें नहीं पता है, सारी रिपोर्ट्स ओके हैं, एग भी बनता है, फेलोपियन ट्यूब्स भी ओपन है, यूट्रस भी नॉर्मल है, सीमन एनालिसिस भी नॉर्मल है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रह रहा, तो हम साथ में इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन यानी IUI कर सकते हैं, जिसमें हम ये प्रीवियस जैसे मैंने ट्रीटमेंट बताया कि एग बनने की मेडिसिन दी, अल्ट्रासाउंड से मॉनिटर किया, जिस टाइम पे फिर हमने ओवुलेशन हो रहा है, एग रिलीज़ हो रहा है, तो उस टाइम पे हम हस्बैंड का सीमन लेके अच्छे स्पर्म्स को सेपरेट करके यूट्रस के अंदर एक पतले से कैथेटर से रख देते हैं. तो हम जो नेचुरल प्रोसेस है उसी को थोड़ा हेल्प कर रहे हैं कि ज़्यादा नंबर ऑफ स्पर्म क्लोजर टू द एग हमने रख दिए हैं. फिर जो हमारा IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, इन विट्रो मीन्स आउटसाइड द बॉडी, सो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी. तो जो हमारे फलोपियन ट्यूब के अंदर काम होता है कि एग और स्पर्म मिलते हैं, फर्टिलाइज होते हैं और आगे ग्रो के एम्ब्रियो बनते हैं, ये वाला पार्ट हम IVF लैब में कर रहे हैं. हमारा हर साइकिल में नेचुरली तो एक फॉलिकल डेवलप होता है और उसमें से एक एग रिलीज़ होता है, बट IVF में हमें ज़्यादा फॉलिकल्स एंड उसमें से ज़्यादा एग्स चाहिए होते हैं. तो इसमें टिपिकली हम 9 से 10 दिन के लिए डेली इंजेक्शंस लगाते हैं फीमेल पार्टनर को, ताकि उनके ज़्यादा फॉलिकल्स तैयार हो जाएं. फिर हम उन फॉलिकल्स को अंदर बॉडी में नहीं रप्चर होने देते. एक दिन हम उनको डे केयर में एडमिट करते हैं, अराउंड 15 मिनट्स के लिए अंडर एनेस्थीसिया. हम नीचे TVS अल्ट्रासाउंड, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के साथ एक नीडल अटैच करके दोनों ओवरीज़ में जो फॉलिकल्स के अंदर के एग्स हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं. जो फीमेल है वो साथ के साथ ही बाद में होश में आ जाती हैं और 2-3 घंटे बाद वो डिस्चार्ज कर देते हैं उन्हें. उसी दिन जो है हस्बैंड है उनका सीमन लेते हैं, फिर हम उसको प्रोसेस करके अच्छे वाले स्पर्म्स को सेपरेट करते हैं. अब IVF टेक्निक होती है कि जिसमें हम एक डिश के अंदर एग और स्पर्म दोनों को रख देते हैं. अब वो स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज करना है. और इक्सी टेक्निक होती है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें हम हर एक एग में एक स्पर्म, खुद से एक मशीन होती है इक्सी मशीन, उसके द्वारा हर एक एग में एक एक अच्छा स्पर्म इंजेक्ट करते हैं. जैसे कि अगर सीमन में बहुत ही काउंट कम है या कोई भी उसमें तेज़ दौड़ने वाला नहीं है, या कई केसेस में हमें अंदर टेस्टिस से स्पर्म निकालने पड़ते हैं, उन केसेस में हमें इक्सी टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है. फिर हम इनको, अब हमने IVF या इक्सी टेक्निक कर दिया, जिस दिन हमने एग्स निकाले उसी दिन अब हम इनको आगे इनक्यूबेटर मशीन होती है IVF लैब में, जिसमें हमारी बॉडी के अंदर जैसा हमारा टेम्परेचर है, CO2 है, ऑक्सीजन है, जैसा सारा एनवायरनमेंट हमारी बॉडी के अंदर है वैसा ही हम उसको प्रोवाइड करते हैं. तो नेक्स्ट डे तक वो फर्टिलाइज हो जाते हैं. उसके बाद वो आगे डिवाइड होने लग जाते हैं और एम्ब्रियो बन जाते हैं.
फिर वो एम्ब्रियो का स्टेज रहता है, 2 दिन के बाद वो डे 2 एम्ब्रियो, 3 दिन के बाद डे 3 एम्ब्रियो और डे 5 पे ब्लास्टोसिस स्टेज पहुंच जाता है। तो अगर हमने सेम साइकिल में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है तो हम उसको 3 दिन बाद या 5 दिन के बाद कपल को बुलाते हैं और हम उनको बोलते हैं थोड़ा सा पानी पी के प्रेशर बना ले बाथरूम का, और ऊपर से पेट से अल्ट्रासाउंड से देखते हुए नीचे से हम वो एम्ब्रियोज को यूट्रस में रख देते हैं। ये पेनफुल नहीं होता है, इसमें कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती है। एक टाइम पे मैक्सिमम हम 3 एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन हम जनरली 1 या 2 एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करते हैं। अगर हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र उस साइकिल में सेम साइकिल में नहीं प्रोसीड करते, कई बार बहुत सारे फॉलिकल बन जाते हैं या यूट्रस का लाइनिंग अच्छा नहीं है, तो हम सारे एम्ब्रियोज को फ्रीज़ कर देते हैं, या फिर हमने फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी किया तो जो हमारे सरप्लस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज बने हैं उनको हम फ्रीज़ करके रख सकते हैं। फिर हमारे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद अपना आप नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ सब कैरी आउट कर सकते हो, और 2 हफ्ते के बाद जनरली हमें टेस्ट करके उसका रिज़ल्ट पता चलता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन हमारे पास फीमेल्स का आता है कि जिन लड़कियों को वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होता है, ल्यूकोरिया आई सपोज कहते हैं उसे टेक्निकल टर्म्स में, तो उस केस में उनकी क्या मदर बनने की टेंडेंसी कम हो जाती है क्या? हमें ये देखना, नो इट इज़ नॉट ट्रू। हमें ये देखना है कि ये जो वाइट डिस्चार्ज है वो एक कॉमन टर्म है ल्यूकोरिया, है ना। वी हैव टू सी व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ जो वजाइनल सिक्रीशंस होती है वो नॉर्मल भी होती हैं, ठीक है। जैसे मीनोपॉज के बाद तो वजाइनल ड्राइनेस हो जाती है, तो कुछ हमारी सिक्रीशंस बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, उसका नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा मेंटेन करने के लिए, पीएच मेंटेन करने के लिए। सो वी हैव टू सी कि कॉज क्या है उस डिस्चार्ज का, ठीक है। हमारे जो ओवुलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ जो है उसका पैटर्न या उसका क्वालिटी भी चेंज होता है, कि इनिशियली जो साइकिल में होता है वो क्लियर एंड मोर लिक्विड वाटरी होता है, एंड ओवुलेशन के बाद थोड़ा थिक डिस्चार्ज हो जाता है वो। तो हमें ये देखना है कि डिस्चार्ज जो है वो किस टाइप का है। वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज है तो हमें उसके लिए कुछ नहीं करना है। अगर वो इन्फेक्टिव है, खासकर अगर उनको कुछ इचिंग, खारिश रहता है या कोई फाउल स्मेलिंग है, इस तरह से कोई प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, तो उनको अपने डॉक्टर को, गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। अगर वो इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। इन्फेक्शन को ट्रीट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो वजाइनल इन्फेक्शंस हैं वो ऊपर यूट्रस और फलोपियन ट्यूब्स तक जाके उनको डैमेज कर सकती हैं, ठीक है। तो वो आगे उस वजह से उनको प्रेगनेंसी रहने में प्रॉब्लम आ सकती है, और जो सेफ़ सेक्स प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए उसके लिए कॉन्डोम जो है, बैरियर मेथड्स, दे आर वेरी यूजफुल टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। राखी मैम, फूड की बहुत ज़्यादा बात होती है हमारे चैनल पे कि किस तरह का फूड हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए ज़रूरी है, दोनों तरफ बता दीजिए आप, मेल्स के लिए भी फीमेल्स के लिए। देखो, दोनों के लिए कॉमन है, जो हम हेल्दी बैलेंस डाइट की बात करते हैं वो दोनों पार्टनर्स के लिए अवेलेबल है। इसको दोबारा से करें। तो हमारे दोनों पार्टनर्स के लिए हेल्दी बैलेंस डाइट लेना है, जिसमें ज़्यादा हरी सब्जियां, फ्रूट, है ना, लेस ऑफ हमारे कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स एंड प्रोसेस्ड फूड जो है, बाहर का खाना, जंक फूड, है ना, ये नहीं खाएं, और हेल्दी बैलेंस डाइट लें। इस पर बहुत सारी